ये क्या कर रही है? अरे हवलदार साहब जल्दी आइए। माँ क्या कर रही हो? माँ ये देखो, इस लड़की ने जबरदस्ती मेरे बेटे को खड़ा कर दिया है। ये क्या कर रही हो तुम? कितनी चोट लगी है मेरे बेटे को और तुम इसे चला रही हो? चुप हो जाओ, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तू चुप कर। माँ बस ना। चुप रह तू। मेरे बेटे को इतनी चोट लगी है और तू उसको जबरदस्ती खड़ा कर रही है, चला रही है उसको। क्या हुआ? बहुत दर्द होगा उसको, पता है तुझे? अरे देखिए हवलदार साहब, ये इसको जबरदस्ती चला रही है। मेरी होने वाली बीवी और मेरी माँ आपस में झगड़ा कर रही है कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। एक्चुअली दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं, दोनों को मेरी टेंशन हो रही है बस। हाँ तो टेंशन करो, ख्याल रखो, लेकिन शांति से, आवाज नहीं। ये अस्पताल है, समझ गए? जी हवलदार साहब। जी माँ। तू चुप कर, इसे भेज। सुदीपा तुम घर चली जाओ, माँ है ना यहाँ मेरा ध्यान रखने को। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ। ये देख बेटा, मैं तेरे लिए घर से खाना बनाकर लाई हूँ। महेशी, लीजिए, दवाई खा लीजिए। बस राकेश जी, फिर से दवाइयां और नहीं खाई जाती। महेशी, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? मेरा इलाज दवाई नहीं है ऋषभ, उसे वापस लेकर आइए। ऋषभ भी आ जाएगा, आप पहले दवाई खा लीजिए। महेशी जिद मत कीजिए, प्लीज खा लीजिए। प्लीज राकेश जी लेकर खा जाइए। लीजिए दवाई महेशी, आपके शरीर को इस दवाई की जरूरत है। देखिए, सरला जी भी वही कह रही हैं जो मैं समझा रही थी। खा लीजिए ना दवाई। वैसे तो आप इतने समझदार हैं महेश जी कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन क्या है ना कि मैं जानती हूँ आप परेशान हैं ऋषभ को लेकर, कि ऋषभ इस समय आपके साथ नहीं है, यहाँ घर पे नहीं है, वो वहाँ पुलिस स्टेशन में है। और ठीक है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप तो उसके पास जा सकते हैं ना, बेटा है वो आपका। आप उसके पास नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं ना? तो फिर आप तो जानते हैं ना महेश जी, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है। चाहिए होते हैं माँ बाप आसपास, उन्हें हौसला देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए, उनका साथ देने के लिए। बस तो ऋषभ बड़ा है, समझदार है, लेकिन उसे भी आपकी जरूरत है। और अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, खाना टाइम से नहीं खाएंगे, तो आपके पास कैसे हिम्मत आएगी कि आप सबका हौसला बने? राखी जी का, परिवार में सबका जाना है ना आपको ऋषभ के पास, उससे मिलने, उसे देखने, उसकी हिम्मत बनने, तो फिर दवा तो खानी ही पड़ेगी महेश जी। राकेश जी, सरला जी जी बैठिए ना। मैं ऋषभ से मिलने गई थी। कैसा है ऋषभ? अच्छा है, असल में मन कर रहा था उससे मिलने का तो चली गई। सच कहूं तो आप लोग परेशान हैं उसे लेकर, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। उल्टा उसने मुझे कहा कि अगर मैं घर जाऊं तो आप दोनों को समझाऊं कि वो ठीक है। इतना समझदार बच्चा है ना, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि वो आप लोगों को लेकर परेशान है और उसे पूरा विश्वास है कि वो घर जल्दी वापस आ जाएगा। तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे नहीं नहीं राखी जी, आप ऐसे मत रोइए। आप तो जानती हैं ना कि माता रानी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, और माता रानी वो तो हमेशा सारी मुश्किलें हटा कर ना घर में हमेशा खुशियां ही लाती है। आप देखना, जल्दी जितनी भी मुश्किलें हैं ना, माता रानी सब दूर कर देगी और हमारा ऋषभ घर वापस आ जाएगा। माता रानी उसे घर वापस लेकर आ जाएंगी। जय माता दी। जय माता रानी। दरवाजा खुला है। थकी हुई आई है? बहुत काम होगा ना आज सारे दिन।
चल कुछ खा ले। माँ अगर थप्पड़ खिलाने के अलावा और कुछ मेन्यू में है तो भूख लगी है मुझे। अगर थप्पड़ खिलाना है तो आज मेरा व्रत है, मुझे भूख नहीं है। बाय। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अच्छा आना इधर आ। माँ बताओ ना, मैं यहीं से थप्पड़ ही तो बनाए हैं मैंने तेरे लिए। मन कर रहा था कि आज ना थोड़े थप्पड़ खिलाऊं तुझे, बहुत दिनों से खाया नहीं है ना, और जब खाती नहीं है ना तो गलतियां करती रहती है, तो सोचा आज तुझे मैं खाना नहीं थप्पड़ ही खिलाऊंगी। अब मैंने क्या किया माँ? मैंने तो कुछ भी नहीं। क्या किया तूने मुझे बताया क्या कि वहां लूथरा हाउस में ऋषभ के साथ क्या क्या हुआ? अरे वो बेचारा जेल में, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। कम से कम तू तो बता सकती थी ना, तू तो रोज मिलती है ना मुझसे, नाश्ता भी खाकर गई थी। तो टीवी चलाया मैंने, न्यूज देख रही थी, तब देखा कि वहां ऋषभ गिरफ्तार हुआ है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही चली जाती ना, फिर भी अभी मिलकर आई उससे मैं। माँ क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहती है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपका बीपी का इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन जिंदा तो हूं ना माँ। बीपी है, हार्ट की इशू है, पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही है, लेकिन जो तूने नहीं बताया ना मुझे, उससे मेरा बीपी और बढ़ गया, उससे मुझे हार्ट अटैक आ जाता। माँ क्यों करती है तू ऐसा? हाँ देख सृष्टि, मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी तू हो गई है कि एक बात समझाने से तू समझ जाएगी, है ना? इधर आ, बैठ जा, मैं अभी मारूंगी नहीं तुझे। क्या लगता है तुझे मैं तुझे हमेशा मारती रहती हूँ, प्यार नहीं करती? ये कोई तरीका है? कम से कम कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, घर में रहते मुझे बता सकती है ना। अगर बच्चे माँ बाप को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? और मैं तो कभी भी तुम्हें किसी बात के लिए नहीं डांटती हूँ। जो भी तुम्हारे मन में होता है, दिल में होता है, तुम बता सकते हो मुझे। देख, अगर बच्चा माँ को तकलीफ बता देना तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन माँ उसकी तकलीफ जरूर थोड़ा कम कर सकती है, कोई रास्ता सुझा सकती है। उसके पास तजुर्बा होता है, उसे अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उससे मदद मांग रहे। अच्छा लगता है क्या कि घर के बच्चे ही नहीं बता रहे, कोई बाहर से आके बता दे, टीवी में देखो। इसका मतलब ये है कि मैंने अच्छे से संस्कार ही नहीं दिए। तुम नहीं माँ, ठीक सी परवरिश ही नहीं की है, इतना विश्वास ही नहीं दिलाया है कि अगर तुम मुझे कुछ बताओगे तो मैं उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगी। अगर बाद में बताएगी ना तो समय बीत जाएगा, मैं कोई रास्ता निकाल भी नहीं पाऊंगी, चाहूं तब भी नहीं निकाल पाऊंगी। इसीलिए अपने दिल की बात या जो भी परेशानी हो वो कम से कम माँ से साझा करते हैं बेटा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो हो सकता है मैं अपने कुछ छोटे तरीके से ही उसकी मदद कर पाती। जानती हूँ वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन शायद मैं कोई मदद कर पाती। लेकिन तूने मुझे बताया भी नहीं, इस लायक ही नहीं समझा कि मैं माँ को बता दूं। आगे से बताएगी ना? तुझे समझ में आ रहा है ना मैंने क्या बोला? हाँ थोड़ा बहुत समझ गई। तो मैं दोबारा से समझाऊं? नहीं, आपने कहा ना कि आप बस एक बार ही बोलेंगी। मैं समझ गई मैं। तो अब तू क्या करेगी अगली बार? मैं सबसे पहले आपको आके बताऊंगी माँ। मुझसे कोई बात छुपाएगी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, आकर तू मुझे बताएगी, ठीक है? ठीक है। इसीलिए तो मुझे सारी बात बताएगी ना, इसलिए मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगी। तो तेरे लिए खाना बनाया ना वो खिलाऊंगी। चल, थक गई होगी ना, पुलिस स्टेशन गई थी। चल बैठ जा, मैं खाना खिलाती हूँ तुझे। चल, गरम गरम रखा है खाना। मुझे पता था तू आएगी ना, आते ही भूख लग जाएगी। अरे वाह, दाल चावल। हाँ, भरता नहीं बनाया? हाँ बनाया है ना, बैंगन और आलू का भरता। सुन, तू चावल ले, ये ले। मैं भरता लेकर आती हूँ, तेरे आलू और बैंगन का भरता। मम्मी जी, अगर आपका बेटा मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता, मुझे इज्जत देता, तो शायद उसका भला होता। गॉड नोस किसकी नजर लग गई उसे, कहीं मेरी तो नहीं। मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि ऋषभ जी को किसकी नजर लग गई कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। वो जब से गए मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा। शर्लिन, क्यों ना हम दोनों
ऋषभ से एक बार मिलाए, शायद थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। जी मम्मी जी। करण, प्रीता, कैसा है ऋषभ? वो ठीक है साकी माँ, ऋषभ जी ठीक है। तुम दोनों ने उसे महेशी की तबीयत के बारे में तो कुछ नहीं बताया? नहीं माम, कुछ नहीं बताया। ऋषभ जी को बताते तो वो कितने परेशान हो जाते। हमने कुछ भी नहीं बताया। परेशान हम भी तो कम नहीं है। पता नहीं ऋषभ घर कब आएगा। मॉम डोंट वरी, ऐसे रोने से कुछ फायदा है? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। आप प्लीज टेंशन मत लो राखी माँ, हम ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ जी जल्दी घर आ जाएंगे। प्रीता, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। 2 साल ऋषभ जी घर से दूर रहे, उसके बाद जब आए तो फिर से मुझसे दूर हो गए। प्लीज प्रीता, मेरे ऋषभ जी को जल्दी से वापस ले आओ प्लीज। चल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। करण, प्रीता है ना, ऋषभ को जल्द से जल्द छुड़ा के घर ले आएंगे। बिल्कुल। बेहोश हो गई? सो तो गई, बड़ी मुश्किल से। प्रीता के लिए बार बार पूछ रही थी, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। चलिए मॉम, ये सब बातें होती रहेंगी। रात बहुत हो गई, आप भी सो जाइए वरना आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। चलिए। प्रीता, तुम ऋषभ जी को छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, थैंक्स अ लॉट। लेकिन प्लीज ऋषभ जी को जल्दी से घर ले आओ, मैं बहुत दुखी हूं उनके बिना। कितना ड्रामा करोगी? ये नौटंकी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से। आराम से। तू आ गया कर। ऋषभ का नहीं आया? डैड, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं प्रॉमिस करता हूँ ऋषभ को जल्दी से बाहर लेकर आऊंगा। प्रीता बेटा, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे ऋषभ को लेकर आओगे। हाँ पापा, ऋषभ जी जल्दी घर आ जाएंगे। हम ऋषभ जी को लेकर आएंगे। आप प्लीज परेशान मत होइए। तुमने प्रॉमिस किया बेटा, उसको लेके आ। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऋषभ को बाहर लेकर आऊंगा। चलिए, रात बहुत हो गई, अब सो जाइए जल्दी। मॉम, आप ऐसे रोएंगी तो डैड को कौन संभालेगा? चलिए, आप भी सोइए। जिस माँ का बेटा घर पे ना हो, उस माँ को भला नींद कैसे आएगी? करण, ऋषभ को ले आओ। हे माँ, नवरात्रि चल रहे हैं। वैसे तो आप हमेशा ही यहाँ विराजमान, लेकिन नवरात्रों में आपकी शक्ति अपार होती है। आप जहाँ होती हैं वहाँ सब कुछ सफल होता है माँ। तो फिर आपके होते हुए इस घर के लोगों की आंखों में आंसू क्यों है माँ? आपके होते हुए इस घर का बेटा घर में नजर क्यों नहीं आ रहा है माँ? आप तो बुराई का विनाश करती है ना, तो फिर आपके होते हुए इस घर में बुराई क्यों नजर आ रही है माँ? बताइए। आप तो जानती है ना, ऋषभ जी ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। वो तो कभी किसी के साथ ऐसे करने की सोच भी नहीं सकते। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है माँ? आपकी भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकती हैं माँ, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अकेले ये सब कर सकूं। प्लीज मुझे अपनी शक्ति दीजिए, अपनी रिद्धि सिद्धि बुद्धि
सब दीजिए माँ, ताकि मैं ये साजिशों के जाल में से ऋषभ जी को बाहर निकाल सकूं। ये जो दुश्मनों का चक्रव्यूह है, ये तोड़ सकूं। माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इस वक्त मुझे बहुत अकेला लग रहा। अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। मुझे ऋषभ जी को वापस इस घर में लाना है, क्योंकि मैंने सबसे वादा किया है माँ। प्लीज, मुझे बहुत जरूरत है। इस घर में खुशियाँ वापस लानी है माँ। आपको और मुझे मिलकर लानी है। खुशियाँ वापस लानी है। इस घर के लोगों की आंखों से आंसू पोंछने हैं माँ। प्लीज, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि मेरे ऋषभ जी को घर वापस ले आओ। प्लीज। ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू माँ। कुछ भी करके ऋषभ भैया को बाहर निकालना पड़ेगा भाई। करण, मैं खुद सोच रही थी। आ जाओ। तुम्हें याद है कि संदीप ने एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या दी है ऋषभ जी के अगेंस्ट? वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से ऋषभ जी अरेस्ट हुए हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? तुम्हें याद है? अटेम्प्ट टू मर्डर। एग्जैक्टली, अटेम्प्ट टू मर्डर। और उसके साथ ये भी कि ऋषभ जी एक्सीडेंट के बाद वहीं पे पास में कार रोकी और उसकी हेल्प नहीं की, पर किसी से फोन पे बात की। और फोन तो ऋषभ जी ने उस हालत में तुम्हें किया था। मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी, और किसको फोन करेंगे? वो तुम्हारे साथ की फोन कॉल की बात ही कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम ऋषभ जी से बात कर रहे थे तो क्या पीछे से किसी की आवाज आ रही थी? कोई हेल्प मांग रहा हो, चीख रहा हो, या कुछ लोग इकट्ठा हुए हो? सन्नाटा था। सन्नाटा था, एग्जैक्टली। अब ये सोचने की बात नहीं है क्या, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ वहां और वो ऋषभ जी को फोन पे बात करते हुए देख रहा है, तो क्या वो हेल्प नहीं मांगेगा? क्या वो चीखेगा नहीं? या वो लोगों को आवाज नहीं देगा? करेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बेहोश हो गया एक्सीडेंट होते ही, क्योंकि अगर वो बेहोश हो जाता तो वो अपने बयान में ये कैसे कहता कि ऋषभ जी वहीं खड़े थे, उन्होंने गाड़ी पार्क करी, किसी से फोन पे बात करी? इसका मतलब वो एब्सोल्युटली अपने सेंसेस में था। ऊपर से उसने ये भी कहा है कि उसका एक्सीडेंट इतनी बेरहमी से किया गया कि वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा था। क्योंकि भाभी वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं उसे हॉस्पिटल में मिलकर आई। उसको कुछ भी नहीं हुआ है। उसके पैर पे माना के लगी है, लेकिन सिर्फ पैर के अलावा बाकी वो एब्सोल्युटली ओके है। इसका मतलब उसने जो स्टोरी बोली है वो हकीकत से मैच नहीं करती। यानी कि ये शख्स संदीप सरासर झूठ बोल रहा है। और वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ऋषभ जी से बदला लेना चाहता है। ऋषभ जी ने उसकी डैमेज कंसाइनमेंट वापस कर दी, इसके लिए वो ऋषभ जी से बदला लेना चाहता है। तो इतना तो पता चल गया कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको ऋषभ जी ने चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। इसका मतलब ये शख्स संदीप सरासर झूठ बोल रहा है। कहीं छुपा होगा जहाँ ऋषभ जी ने गाड़ी रोकी और तुमसे फोन पे बात करी, और उसके बाद उसने वही जगह बना दी कि वहां उसका एक्सीडेंट हुआ और ऋषभ जी एक्सीडेंट करके वहां से निकल गए। तो ये बात तो पक्की है कि संदीप झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। और जब मैं सारे लिंक्स कनेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। ये एक्सीडेंट की बात ऋषभ जी के दिमाग में जबरदस्ती डाली गई है, क्योंकि वो सोचने और समझने की स्टेट में नहीं थे उस वक्त। एनीवे, हुआ या नहीं हुआ ये सब हम जान सकते हैं। एक और तरीका है। क्या तरीका? संदीप का जो डॉक्टर है ना, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मैं उससे पूछ सकती हूँ कि ये किस तरह की चोट है, कितनी गहरी है, क्या ये इतनी बड़ी चोट है कि संदीप कह रहा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था? क्या ये एक्सीडेंट से लगी हुई चोट है? एंड आई एम श्योर वो डॉक्टर हमारी जरूर हेल्प करेगा। मैं उसे सारी बात बताऊंगी और
फिर डॉक्टर की हेल्प से कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि छोटी सी चोट का पतंगड़ बनाया गया है, कोई एक्सीडेंट या अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं था, ये सिर्फ दुश्मनी निकाली गई है ऋषभ जी के अगेंस्ट। आई होप ये वर्क करे और वो ऋषभ जी को छोड़ दें। भाभी दिस प्लान हैज टू वर्क, और प्लान बहुत ही ऑसम है। आई जस्ट होप दिस वर्क्स और मेरे ऋषभ भैया वापस घर पे आ जाए। मैं वादा करती हूँ माता रानी, मैं कल ही डॉक्टर से मिलकर सच्चाई का पता लगाऊंगी, ऋषभ जी को बेगुनाह साबित कर रहूंगी। प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा, इस घर की खुशियाँ वापस लाने में मेरा साथ दीजिएगा।